हेलो दोस्तों, रियल टारगेट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, ग्रामीण परिवेश का पोर्शन कवर अप करते हुए हम लोग रोज़ टॉपिक वाइज क्लास कर रहे हैं। तो दोस्तों, कल हमने क्लास की थी पंचायती राज पर, जिसमें हमने पंचायती राज के बारे में जाना था। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था। आज के टॉपिक में हम लोग उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को जानने वाले हैं। दोस्तों, कल जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कल दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, उसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पंचायती राज का जो प्रमुख लक्ष्य था वो क्या था, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, इसका प्रमुख लक्ष्य था। और दोस्तों, इसके बाद फिर हम उन लोगों ने पढ़ा था कि स्थानीय स्वशासन का मतलब जाना था। फिर इसके बारे में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ये जाना था। और दोस्तों, इसके बाद सीडीपी कार्यक्रम चलाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो असफल हो गया था क्योंकि उसमें जनता को पावर नहीं दिए गए थे और वो अधिकारियों तक सीमित रह गया था। इस कारण वह प्रोग्राम असफल हो गया था, जिसके बाद कई प्रकार की समितियां बनाई गईं। जैसे बलवंतराय मेहता समिति सबसे पहले आई थी। बलवंतराय मेहता समिति ने क्या सुझाव दिए थे? उन्होंने सुझाव दिए थे त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को लागू किया जाए। इन्होंने कहा था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद का सुझाव बलवंतराय मेहता समिति ने दिया था। और दोस्तों, राजस्थान राज्य ऐसा राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया था। कहां पर? राजस्थान राज्य के नागौर जिले में। और दोस्तों, इसके बाद देखा जाए तो पंचायती राज का जनक कौन सी समिति को कहा जाता है? तो बलवंतराय मेहता समिति को पंचायती राज का जनक कहा जाता है। और दोस्तों, इसके बाद फिर कौन सी समिति आई थी? अशोक मेहता समिति, जिसने द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात कही थी। इसने कहा था कि मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए और SC ST को पंचायत में आरक्षण दिया जाए। यह भी बात सर्वप्रथम किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने की थी। इसके बाद दोस्तों PV के राव समिति आती है, जिसने 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात की थी। फिर दोस्तों, इसके बाद कौन सी समिति आती है? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति आती है दोस्तों, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की थी। और दोस्तों, जब संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की तो राजीव गांधी सरकार ने फिर तुरंत एक समिति PK थुंगन समिति का गठन किया और इस समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की। फिर फाइनली क्या होता है? 73वां संविधान संशोधन 1992 होता है, जो दोस्तों जिसमें भाग 9 अनुसूची 11 तथा अनुच्छेद 243A से 243O तक पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। तो दोस्तों, इस तरह ये पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन था। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को। तो दोस्तों, आज हम स्वतंत्र देखेंगे उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त प्रांत, वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश है जिसका भी, में संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना की गई। कब से स्थापना की गई? 15 अगस्त 1947 से की गई। लेकिन दोस्तों, पूरी तरह इसको लागू नहीं किया गया था। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 से की गई थी। दोस्तों, पूरी तरह लागू इसे 1947 से नहीं किया गया था, इस बात का ध्यान देंगे। और दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य में पंचायती राज का वर्तमान स्वरूप संविधान के 73वें संशोधन के बाद लागू किया गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की पंचायत व्यवस्था है? तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधक विधेयक 1994 को लागू किया गया, जिसके तहत संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गई। इसको दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली को अपनाया गया है, जो निम्न है दोस्तों, जिसमें ग्राम पंचायत, सबसे पहले कौन सी पंचायत आती है? तो ग्राम पंचायत आती है, जो सबसे निचले स्तर पर होती है। दोस्तों, यह त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के सबसे निचले
स्तर पर होती है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधान होता है। इसका अध्यक्ष प्रधान होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इधर ग्राम सभा वर्ड का यूज हुआ है, तो हम ग्राम सभा को जान लेते हैं क्या होता है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव की मतदाता सूची में शामिल लोगों का समूह होता है और यह समूह ग्राम पंचायत का चुनाव करता है। तो दोस्तों ग्राम सभा क्या होती है? मतदाता सूची में शामिल लोगों का समूह होता है, उसी को हम ग्राम सभा बोलते हैं। ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। दोस्तों इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। इससे पहले ग्राम पंचायत का वर्णन भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में मिलता था। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। मतलब जैसे किसी ग्राम की जनसंख्या 1000 है तो वहाँ पर एक ग्राम पंचायत सदस्य होगा, और 2000 की आबादी पर 11 सदस्य होंगे, और 3000 की आबादी पर 15 सदस्य होंगे। इसको ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो 21 वर्ष होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, अगला इम्पोर्टेंट दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए, और वो बैठक ग्राम प्रधान को बुलाने का अधिकार है उस बैठक को। और दोस्तों वो जो बैठक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए वो कब कब होनी चाहिए? तो पहली बैठक खरीफ की फसल कटने के बाद तथा दूसरी बैठक रबी की फसल कटने के बाद संपन्न होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगर आप लोग लेखपाल की तैयारी में लगे हुए हैं, और दोस्तों आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको ध्यान में रखना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में बन जाते हैं। दोस्तों इधर से आपका प्रश्न बन सकता है कि ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बार बैठक होना चाहिए? तो 2 वर्ष होनी चाहिए। पहली बैठक कब? खरीफ की फसल कटने के बाद, और दूसरी बैठक रबी की फसल कटने के बाद संपन्न होनी चाहिए। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के अंदर होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अब दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया। ग्राम प्रधान को कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों ग्राम प्रधान को हटाने के लिए 15 दिन की पूर्व सूचना पर कम से कम 1/3 सदस्यों से युक्त ग्राम सभा की बैठक में उपस्थिति होनी चाहिए सदस्यों की, और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। मतलब दोस्तों इसका ये है, अगर उस ग्राम सभा में 900 सदस्य हैं तो उनकी कितनी 1/3 उपस्थिति होनी चाहिए। मतलब दोस्तों 300 लोग होने चाहिए, और उन 300 लोगों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत का मतलब है दोस्तों कि अगर 200 लोग ग्राम प्रधान के विपरीत हैं, खड़े हुए हैं हटाने के लिए, तो दोस्तों इस प्रकार ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं क्षेत्र पंचायत। दोस्तों सबसे पहले कौन आता है? ग्राम पंचायत, फिर इसके बाद क्षेत्र पंचायत आती है। यह मध्य स्तर अथवा द्वितीय स्तर पर होती है। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। क्षेत्र पंचायत का सचिव खंड विकास अधिकारी VDO होता है। कौन होता है? VDO, खंड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है, तथा प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख होता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगला पॉइंट आता है जिला पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद क्या आता है? क्षेत्र पंचायत, और क्षेत्र पंचायत के बाद क्या आता है? जिला पंचायत। और यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को अपनाया गया है। तो दोस्तों जिला पंचायत के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या पॉइंट आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यह त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की उच्च स्तर पर होती है, अर्थात शीर्ष स्तर पर होती है। इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। इसका सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या उसी को पंचायती राज अधिकारी बोलते हैं होता है।
कौन होता है? मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी इसका प्रमुख होता है। और यह पंचायत अपने सदस्यों के साथ 6 प्रकार की समितियां बनाता है। वो कौन कौन सी समितियां? स्वास्थ्य समिति, प्रशासनिक समिति, नियोजन व विकास समिति, मिसप्रिंट हो गया, सही कर लेना दोस्तों। फिर शिक्षा समिति, जल और निर्माण समिति, ये 6 प्रकार की समितियां बनाता है। दोस्तों पंचायती राज का ढांचा देखते हैं उत्तर प्रदेश में। क्या ढांचा है पंचायती राज का उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों जो राज्य स्तर पर प्रमुख कौन होता है? विकास आयुक्त। राज्य स्तर पर कौन काम करता है? तो वो करता है विकास आयुक्त। मंडल स्तर पर संयुक्त विकास अधिकारी या संयुक्त विकास आयुक्त काम करता है। जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी होता है, और जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी होता है जिसके अंतर्गत परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी और उपायुक्त मनरेगा आते हैं। ब्लॉक स्तर पर कौन प्रमुख होता है? तो दोस्तों ब्लॉक स्तर पर होता है खंड विकास अधिकारी। और ग्राम स्तर पर आप सभी लोगों को पता है ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव प्रमुख होते हैं। दोस्तों जो हमने अभी पढ़ा था पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कि पंचायतों का वर्णन संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक मिलता है। तो दोस्तों हम उसकी कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243, इसमें दोस्तों परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। और अगला जो अनुच्छेद है 243 ए अनुच्छेद, इसमें ग्राम सभा आती है। और ग्राम सभा दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों की संख्या होती है जिसे ग्राम सभा कहते हैं। अगला पॉइंट आता है दोस्तों अनुच्छेद 243 बी। इसमें दोस्तों पंचायतों के गठन की बात करी गई है। ये दोस्तों हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद लिखे हैं, हमने सारे अनुच्छेद तो नहीं लिखे हैं, लेकिन जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो हमने इसमें मेंशन किया है पीडीएफ में। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों आपको इस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों का गठन की बात करी गई है, जिसमें प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन किया जाएगा, अर्थात त्रिस्तरीय पंचायत का गठन होगा। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 243 डी आता है, जिसमें सीटों का आरक्षण, जिसमें रिजर्वेशन की बात करी गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य की पंचायतों में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों यानी कि एससी और एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और महिलाओं के लिए जो व्यवस्था करी गई है वो महिलाओं के लिए 1/3 सीटों की व्यवस्था की गई है। और दोस्तों इसको बढ़ाकर राज्य अपने अनुसार 50% तक भी कर सकता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में अभी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात करें तो 1/3% रिजर्वेशन अर्थात 33% रिजर्वेशन की व्यवस्था है। दोस्तों अगला जो अनुच्छेद आता है वो 243 ई आता है, जिसमें पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि दिया गया है। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक पंचायत यदि अवधि से पहले विघटित नहीं होती है तो वह अपने अधिवेशन से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, और अवधि से पहले विघटित हो जाती है तो 6 माह में चुनाव कराना आवश्यक है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? 243 ई, जिसमें पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि मिलता है। दोस्तों इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद ही दिए गए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, सभी अनुच्छेदों को मेंशन नहीं किया गया है। अब दोस्तों अगला अनुच्छेद आता है 243 जी, जिसमें पंचायतों की शक्तियों के बारे में वर्णन मिलता है। और दोस्तों अगला अनुच्छेद आता है 243 आई, जिसमें वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों अनुच्छेद है, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। और ये गठन कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल इसको गठित करता है। और दोस्तों अगला अनुच्छेद आता है 243 के, जिसमें पंचायतों का चुनाव आता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है ये भी। पंचायतों का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 243 के,
जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव कराता है। कौन कराता है दोस्तों? बहुत इम्पोर्टेंट है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव कराता है। तो दोस्तों आज हमारा पंचायती राज टॉपिक समाप्त होता है। अब दोस्तों हम कल इसकी MCQ क्वेश्चंस करेंगे। इस टॉपिक से जितने भी MCQ टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों जो आपका टॉपिक है ये पूरी तरीके से समाप्त होता है। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।